धारा 116 अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना। यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके द्वारा अदालत अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए पुलिस को निर्देश दे सकती है, खासकर जब संपत्ति की कुर्की या जब्ती का मामला हो। एक न्यायालय उपधारा 8 के तहत या धारा 115 की उपधारा 3 के तहत एक अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर के पद से नीचे के न होने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने, ट्रेसिंग और पहचान करने, आइडेंटिफाइंग के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देगा। सरल शब्दों में, अगर अदालत को धारा 115 की उपधारा N2 के तहत यह विश्वास है कि कोई संपत्ति अपराध से कमाई गई है और उसे कुर्क जब्त किया जाना चाहिए, या अगर अदालत को धारा 115 की उपधारा 3 के तहत किसी विदेशी देश से कोई अनुरोध पत्र मिलता है जिसमें भारत में किसी अपराध से कमाई गई संपत्ति को कुर्क जब्त करने के लिए कहा गया है, तो अदालत किसी भी पुलिस अधिकारी को जो उप निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, यह आदेश देगी कि वह उस संपत्ति का पता लगाने, ट्रेसिंग और पहचान करने, आइडेंटिफाइंग के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। पता लगाना, ट्रेसिंग, यह पता करना कि संपत्ति कहाँ है, कैसे खरीदी गई, उसके स्रोत क्या हैं, किसने रखी है आदि। पहचान करना, आइडेंटिफाइंग, यह साबित करना कि वह संपत्ति वास्तव में अपराध से प्राप्त की गई थी या अपराध में उपयोग की गई थी। 2. उपधारा 1 में संदर्भित कदमों में किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, परिसंपत्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में खाते की किताबें या किसी अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में कोई भी जांच, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन या सर्वेक्षण शामिल हो सकता है। सरल शब्दों में, उपधारा 1 में बताए गए कदमों में ये सब शामिल हो सकते हैं: किसी व्यक्ति के बारे में जांच या पूछताछ, किसी जगह की जांच या सर्वेक्षण, किसी संपत्ति या परिसंपत्ति एसेट्स की जांच, दस्तावेजों की जांच, किसी बैंक या सरकारी वित्तीय संस्थानों में खाते की किताबों की जांच, और कोई भी अन्य जानकारी जो मामले से संबंधित हो। 3. उपधारा 2 में संदर्भित कोई भी जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण उपधारा 1 में उल्लिखित अधिकारी द्वारा उक्त न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। सरल शब्दों में, उपधारा 2 में बताए गए जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण उन्हीं पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे जिनका उल्लेख उपधारा 1 में है, यानी उप निरीक्षक से नीचे के नहीं। और यह सब अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही होगा। संक्षेप में, धारा 116 न्यायालयों और पुलिस को संगठित अपराध, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों से प्राप्त अवैध संपत्ति का पता लगाने और उसे कानूनी रूप से साबित करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि अपराध की आय को न्याय के दायरे में लाया जाए, चाहे वह संपत्ति कहीं भी छिपाई गई हो, और इस प्रक्रिया में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन हो। धारा 117 संपत्ति की जब्ती या कुर्की, यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके द्वारा धारा 116 के तहत जांच या अन्वेषण करने वाला अधिकारी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त या कुर्क कर सकता है, ताकि उसे छिपाने या हस्तांतरित करने से रोका जा सके। एक, जहां धारा 116 के तहत जांच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि जिस संपत्ति के संबंध में ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है उसे छिपाया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा या किसी ऐसे तरीके से निपटाया जाएगा जिससे ऐसी संपत्ति का निपटान हो जाएगा, तो वह ऐसी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है। और जहां ऐसी संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक नहीं है, तो वह कुर्की का आदेश दे सकता है, जिसमें यह निर्देश होगा कि ऐसी संपत्ति को ऐसे आदेश देने वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित या अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तामील की जाएगी। सरल शब्दों में, जब धारा 116 के तहत कोई अधिकारी जो अवैध संपत्ति की जांच कर रहा है को यह लगता है कि जिस संपत्ति की वह जांच कर रहा है उसे छिपाया जा सकता है, बेचा जा सकता है या किसी ऐसे तरीके से निपटाया जा सकता है जिससे वह हाथ से निकल जाएगी, डिस्पोज हो जाएगी,
ओ तो वह अधिकारी उस संपत्ति को जब्त सीज करने का आदेश दे सकता है। ओ और अगर संपत्ति को जब्त करना संभव नहीं है, जैसे बहुत बड़ी संपत्ति या अचल संपत्ति, ओ तो वह अधिकारी कुर्की अटैचमेंट का आदेश दे सकता है। इस कुर्की के आदेश में यह लिखा होगा कि उस संपत्ति को तब तक बेचा या किसी और तरीके से निपटाया नहीं जा सकता जब तक आदेश देने वाले अधिकारी की पहले अनुमति न ली जाए। ओ इस आदेश की एक कॉपी उस व्यक्ति को दी जाएगी जिससे यह संपत्ति संबंधित है। तो कुर्की जब्ती आदेश की पुष्टि कॉन्फर्मेशन ऑफ ऑर्डर डो उपधारा एंड के तहत किया गया। कोई भी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उक्त आदेश उसके बनने के 30 दिनों की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि न किया जाए। सरल शब्दों में, वो अधिकारी द्वारा उपधारा 1 के तहत दिया गया जब्ती या कुर्की का कोई भी आदेश तब तक कानूनी रूप से लागू नहीं होगा वो जब तक कि अदालत जिसने अधिकारी को जांच का निर्देश दिया था उस आदेश को बनाए जाने के 30 दिनों के भीतर पुष्टि कंफर्म न कर दे। ओ इसका मतलब है कि अधिकारी का आदेश केवल 30 दिनों के लिए अस्थायी होता है, उसे अदालत से मंजूरी मिलनी जरूरी है, नहीं तो वह रद्द हो जाएगा। संक्षेप में, धारा 117 जांच अधिकारी को संदिग्ध अवैध संपत्ति को छिपाने या हटाने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार देती है, चाहे वह प्रत्यक्ष जब्ती के माध्यम से हो या कुर्की के आदेश के माध्यम से। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी प्रदान करती है कि ऐसे अंतरिम आदेशों की 30 दिनों के भीतर सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से समीक्षा और पुष्टि की जाए, जिससे व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों का दुरुपयोग न हो। धारा 118 इस अध्याय के तहत जब्त या जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन। यह धारा उन संपत्तियों के प्रबंधन मैनेजमेंट से संबंधित है जिन्हें आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त माना जाता है और जिन्हें इस अध्याय के तहत जब्त, सीज्ड या जब्त, फॉरफिटेड किया गया है। यह एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका और कार्यों को परिभाषित करती है। एक न्यायालय उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है जहां संपत्ति स्थित है, या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित नॉमिनेटेड किसी अन्य अधिकारी को ऐसी संपत्ति के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के कार्यों को करने के लिए नियुक्त कर सकता है। सरल शब्दों में, जब कोई संपत्ति इस अध्याय के तहत जब्त या जब्त कर ली जाती है तो अदालत उस संपत्ति को संभालने और प्रबंधित करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है। यह प्रशासक कौन हो सकता है? ओ या तो उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहां संपत्ति है, ओ या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई और अधिकारी। दो उपधारा 1 के तहत नियुक्त प्रशासक, धारा 117 की उपधारा ए या धारा 120 के तहत जिसके संबंध में आदेश दिया गया है उस संपत्ति को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त और प्रबंधित करेगा जैसा केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है। सरल शब्दों में, ओ जो प्रशासक नियुक्त किया गया है वह उन संपत्तियों को प्राप्त करेगा और उनका प्रबंधन करेगा। ओ ये संपत्तियां वे हैं जिनके लिए धारा 117 एक अस्थायी जब्ती कुर्की या धारा 120 अंतिम जब्ती कुर्की के तहत आदेश दिया गया है। ओ वह प्रशासक संपत्ति का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा बताई गई शर्तों और तरीकों के अनुसार करेगा, यानी केंद्र सरकार इस संपत्ति के रखरखाव, सुरक्षा आदि के लिए नियम बना सकती है। 3 प्रशासक ऐसी संपत्ति का निपटान करने के लिए भी ऐसे उपाय करेगा जैसा केंद्र सरकार निर्देशित कर सकती है जो केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त की जाती है। सरल शब्दों में, ओ अगर कोई संपत्ति केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त, फॉरफिटेड कर ली गई है, यानी अब वह कानूनी रूप से सरकार की हो गई है, ओ तो प्रशासक उसे बेचने या उसका कोई और निपटान करने के लिए भी कदम उठाएगा जैसा कि केंद्र सरकार उसे निर्देश देगी। संक्षेप में, धारा 118 यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त और जब्त या जब्त की गई संपत्तियों का उचित प्रबंधन और निपटान हो। यह एक प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान करती है जो केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत इन संपत्तियों की देखभाल करता है और अंततः उनका निपटान करता है।
जिससे अपराध की आय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और सरकारी खजाने में लाया जा सके। धारा 119 संपत्ति की जब्ती की सूचना। यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके तहत न्यायालय अपराध की आय मानी जाने वाली संपत्ति को अंततः जब्त फॉरफिट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को एक औपचारिक नोटिस जारी करता है। एक, यदि धारा 116 के तहत जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सभी या कोई भी संपत्ति अपराध की आय प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो वह ऐसे व्यक्ति, जिसे इसके बाद प्रभावित व्यक्ति कहा गया है, को एक सूचना नोटिस तामील कर सकता है जिसमें उसे सूचना में निर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि के भीतर आय, कमाई या संपत्ति के स्रोत को इंगित करने के लिए कहा जाएगा जिससे या जिसके माध्यम से उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण, और यह कारण बताने के लिए कि ऐसी सभी या कोई भी संपत्ति, जैसा भी मामला हो, अपराध की आय क्यों घोषित नहीं की जानी चाहिए और केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त क्यों नहीं की जानी चाहिए। सरल शब्दों में, अगर धारा 116 के तहत हुई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण के बाद अदालत को यह लगने लगता है कि किसी व्यक्ति के पास मौजूद सभी या कुछ संपत्ति अपराध की आय है, यानी अपराध करके कमाई गई है, तो अदालत उस व्यक्ति को एक नोटिस भेजेगी जिसे अब से प्रभावित व्यक्ति कहा जाएगा। इस नोटिस में उस व्यक्ति को 30 दिनों का समय दिया जाएगा जिसके भीतर उसे ये जानकारी देनी होगी उसने यह संपत्ति किस आय, कमाई या अन्य स्रोतों से खरीदी है, वह कौन से सबूतों पर निर्भर करता है यह साबित करने के लिए कि संपत्ति वैध है, कोई अन्य जरूरी जानकारी और विवरण। और उसे यह कारण बताना होगा कि उसकी उस संपत्ति को अपराध की आय क्यों न घोषित किया जाए और केंद्र सरकार के लिए जब्त फॉरफिट क्यों न कर लिया जाए। 2, जहां उपधारा 1 के तहत किसी व्यक्ति को जारी की गई सूचना में किसी संपत्ति को ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित होना निर्दिष्ट किया गया है, तो सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जाएगी। सरल शब्दों में, अगर नोटिस में यह बताया गया है कि प्रभावित व्यक्ति की कोई संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, भले ही वह दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो, लेकिन असली मालिक प्रभावित व्यक्ति है, तो उस दूसरे व्यक्ति को भी उस नोटिस की एक कॉपी भेजी जाएगी ताकि उसे भी जानकारी हो और वह अपना पक्ष रख सके। संक्षेप में, धारा 119 एक कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है जो संपत्ति की अंतिम जब्ती से पहले अपराध की आय के संदिग्ध मालिक को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देती है। यह पारदर्शिता और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को बनाए रखते हुए सरकार को अवैध संपत्ति को जब्त करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 120 कुछ मामलों में संपत्ति की जब्ती। यह धारा उस अंतिम प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके द्वारा न्यायालय जांच और सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकालता है कि क्या कोई संपत्ति अपराध की आय है और तदनुसार उसे सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश देता है कि जब्ती का आदेश, ऑर्डर ऑफ फॉरफिचर। एक, न्यायालय धारा 119 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और उसके सामने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद और प्रभावित व्यक्ति को, और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नोटिस में निर्दिष्ट कोई संपत्ति रखता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज कर सकता है कि क्या प्रश्नगत सभी या कोई भी संपत्ति अपराध की आय है। सरल शब्दों में, अदालत धारा 119 के तहत दिए गए कारण बताओ नोटिस पर मिले जवाबों, अगर कोई जवाब आया है, पर विचार करेगी। साथ ही अदालत के सामने जो भी अन्य सबूत और जानकारी उपलब्ध है उस पर भी ध्यान देगी। प्रभावित व्यक्ति को, और अगर उसकी संपत्ति किसी और के पास है तो उस दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका देगी। इन सब के बाद अदालत एक आदेश जारी करेगी जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या संबंधित सारी या कोई खास संपत्ति अपराध की आय, यानी अपराध करके कमाई गई संपत्ति है या नहीं।
परंतु यह कि यदि प्रभावित व्यक्ति और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नोटिस में निर्दिष्ट कोई संपत्ति रखता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति भी न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं होता है या कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि के भीतर अपना मामला न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं करता है, तो न्यायालय उपधारा 8 के तहत उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एक तरफा एक्स पार्टे निष्कर्ष दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकता है। सरल शब्दों में छूट ओ, लेकिन अगर प्रभावित व्यक्ति और यदि लागू हो तो दूसरा व्यक्ति भी अदालत के सामने पेश नहीं होता है, ओ या कारण बताओ नोटिस में दी गई 30 दिनों की समय सीमा के अंदर अपना पक्ष नहीं रखता है, ओ तो अदालत उसके बिना ही एक तरफा एक्स पार्टे उस उपधारा 1 के तहत अपना फैसला सुना सकती है जो सबूत अदालत के पास पहले से मौजूद हैं उनके आधार पर। अज्ञात अपराध की आय का निर्धारण, डिटर्मिनिंग अनआइडेंटिफाइबल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। 2. जहां न्यायालय संतुष्ट है कि कारण बताओ नोटिस में संदर्भित कुछ संपत्तियां अपराध की आय हैं, लेकिन ऐसी संपत्तियों की विशेष रूप से पहचान करना संभव नहीं है, तो न्यायालय के लिए उन संपत्तियों को निर्दिष्ट करना वैध होगा जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध की आय है और तदनुसार उपधारा 1 के तहत एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा। सरल शब्दों में ओ, अगर अदालत को यह पक्का यकीन है कि कारण बताओ नोटिस में बताई गई कुछ संपत्तियां अपराध की आय हैं, ओ, लेकिन यह ठीक से पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी खास संपत्ति अपराध की आय है, जैसे कि सब कुछ आपस में मिल गया हो, ओ तो अदालत अपनी सबसे अच्छी समझ और उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह तय कर सकती है कि कौन सी संपत्ति अपराध की आय मानी जाएगी और उसी के अनुसार अपना फैसला सुना सकती है। संपत्ति का सरकार के पक्ष में जब्त होना, फॉरफिचर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 3. जहां न्यायालय इस धारा के तहत यह निष्कर्ष दर्ज करता है कि कोई संपत्ति अपराध की आय है, तो ऐसी संपत्ति सभी भारों से मुक्त होकर केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त हो जाएगी। सरल शब्दों में ओ, अगर अदालत इस धारा के तहत यह मान लेती है कि कोई संपत्ति अपराध की आय है, ओ तो वह संपत्ति सीधे केंद्र सरकार की हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ओ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह संपत्ति किसी भी देनदारी या बोझ इनकम्ब्रेंसीज से मुक्त होगी, यानी उस पर किसी का कोई पुराना कर्ज, गिरवी या कोई दावा नहीं रहेगा। कंपनी के शेयरों की जब्ती, फॉरफिचर ऑफ कंपनी शेयर्स। 4. जहां इस धारा के तहत किसी कंपनी में कोई शेयर केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त हो जाते हैं, तो कंपनी अधिनियम 2013 का 18 या कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निहित किसी भी बात के होते हुए भी तुरंत केंद्र सरकार को ऐसे शेयरों का हस्तांतरणकर्ता, ट्रांसफरी के रूप में पंजीकृत करेगी। सरल शब्दों में वो, अगर किसी कंपनी के शेयर अपराध की आय पाए जाते हैं और इस धारा के तहत केंद्र सरकार के हो जाते हैं, ओ तो कंपनी को तुरंत केंद्र सरकार को उन शेयरों का नया मालिक, ट्रांसफरी रजिस्टर करना होगा। ओ, भले ही कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी के अपने नियमों, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ और लिखा हो, यह नियम लागू होगा। संक्षेप में, धारा 120 अपराध की आय से निपटने की न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह सुनिश्चित करती है कि सुनवाई के उचित अवसर के बाद यदि कोई संपत्ति आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त पाई जाती है, तो उसे सरकार द्वारा वैध रूप से जब्त किया जा सके और उस पर किसी अन्य दावे को रद्द किया जा सके। यह विशेष रूप से वित्तीय अपराधों और अवैध संपत्ति से निपटने में एक शक्तिशाली उपकरण है।